नमस्कार, आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य और नहरें पढ़ेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल आरएएस एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि समंदर के बीचों बीच फंसा एक अकेला तिरछा मालवाहक जहाज पूरी दुनिया के शेयर बाजार को कैसे गिरा सकता है? हाँ, वो जो एवर गिवन वाला मामला हुआ था। बिल्कुल। या फिर किसी एक देश में बारिश ना होने की वजह से दुनिया के दूसरे कोने में इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें कैसे बढ़ सकती हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम दुनिया के नक्शे पर मौजूद उन बेहद खास और संकरे रास्तों का गहन विश्लेषण करेंगे जिन्हें ग्लोबल चोक पॉइंट्स कहा जाता है। नक्शे पर ये बस नीले रंग की बहुत ही बारीक लकीरें नजर आती हैं, लेकिन सच तो ये है कि पूरी दुनिया का व्यापार, ऊर्जा की सप्लाई और बड़ी बड़ी महाशक्तियों की राजनीति इन्हीं चंद किलोमीटर चौड़े रास्तों की मोहताज है। ये बिल्कुल सही परिप्रेक्ष्य है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से लेकर वैश्विक कूटनीति को समझने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन जगहों को समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नेविगेशन के रास्ते नहीं है। अच्छा। हाँ, ये दुनिया की इकोनॉमिक जुगलर वेन्स हैं। मतलब हमारी आर्थिक जीवन रेखाएं। आर्थिक जीवन रेखाएं। बिल्कुल। इन रास्तों के पीछे का विज्ञान और अर्थशास्त्र ही ये तय करता है कि फैक्ट्रियों में कच्चा माल कब पहुंचेगा और हमारे सुपरमार्केट में सामान किस कीमत पर मिलेगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए भूगोल को सिर्फ रटने की बजाय ना, उसके पीछे के क्यों और कैसे को समझना ही असली ज्ञान है। चलिए फिर इस चर्चा की शुरुआत बिल्कुल बुनियादी बातों से करते हैं। हाँ, श्योर। भूगोल पढ़ते समय अक्सर ना एक कंफ्यूजन पैदा होता है, वो जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट और नहर यानी कनाल के बीच में। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है। तो अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में समझा जाए, लाइक एक एनालॉजी के जरिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जलडमरू मध्य पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले किसी प्राकृतिक दर्रे की तरह है जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है, जबकि नहर इंसानों द्वारा बनाया गया एक बाईपास या कोई हाईवे है? ये एनालॉजी इस कंसेप्ट को समझने के लिए एकदम सटीक है। मतलब अगर इसे थोड़ा और तकनीकी गहराई में जाकर समझे ना, हाँ। तो एक जलडमरू मध्य प्रकृति की एक ऐसी रचना है जो दो काम एक साथ करती है। वो क्या? पहला, ये दो बड़े जल निकायों को आपस में जोड़ती है, जैसे दो महासागरों या सागरों को। ठीक है। और दूसरा, ये दो बड़े भूभागों यानी जमीनी हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए हॉर्मूज और मलक्का प्राकृतिक रूप से बने जलडमरू मध्य हैं। इसके ठीक विपरीत, जब प्रकृति ने कोई रास्ता नहीं दिया तो इंसानों ने क्या किया? अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके नहर बना दी। मतलब जमीन को काट कर रास्ता बना दिया। एग्जैक्टली। नहरें भूमि को काटकर बनाए गए कृत्रिम जल मार्ग हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि हजारों किलोमीटर की जो व्यापारिक दूरी है उसको कम किया जा सके। शॉर्टकट एक तरह से। हाँ, एकदम शॉर्टकट। स्वेज और पनामा नहरें इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंसान ने भूगोल की सीमाओं को चुनौती दी है। प्रकृति और इंसान की इंजीनियरिंग के इस फर्क को समझने के बाद ना, सबसे पहले उस प्राकृतिक जल मार्ग की तरफ चलते हैं जो शायद आज की दुनिया में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आप हॉर्मूज की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, बात हो रही है हॉर्मूज जल डमरू मध्य की। न्यूज चैनल्स पर इस नाम का जिक्र अक्सर होता ही रहता है। हाँ, आए दिन ये खबरों में रहता है। लेकिन अगर इसकी भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। एकदम सही। और जमीन के स्तर पर ये ईरान को ओमान और यूएई से अलग करता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये रास्ता इतना संकरा है, मुश्किल से कुछ किलोमीटर का, फिर भी पूरी दुनिया की नजरें इसी पर क्यों टिकी रहती हैं? अगर इस सवाल की गहराई में जाएं, तो इसका सीधा जवाब है तेल। ओहो, क्रूड ऑयल। जी, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। अगर वैश्विक आंकड़ों को देखा जाए ना, तो दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 20 से 30% हिस्सा। 20 से 30%? हाँ, एक तिहाई के करीब। वो हिस्सा इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इस तंत्र को ऐसे समझा जा सकता है कि सऊदी अरब, कुवैत, इराक और यूएई के पास तेल के कुएं तो बहुत हैं, लेकिन उस तेल को एशिया या यूरोप के बाजारों तक पहुंचाने के लिए उन विशाल सुपर टैंकर्स को इसी बॉटलनेक से गुजरना ही पड़ता है। कोई और रास्ता नहीं है। मतलब भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत ही क्रिटिकल होगा। पाइपलाइन की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक शंका पैदा हो रही है। हाँ, पूछिए। अगर ये रास्ता इतना ही महत्वपूर्ण है और इतना रिस्की है,
तो क्या इस तेल को किसी और तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता? मतलब कैसे? जैसे कि हवाई जहाजों से, या कोई नई पाइपलाइन बिछाकर, कोई वैकल्पिक रास्ता निकालकर? यहीं पर अर्थशास्त्र और लॉजिस्टिक्स का सिद्धांत लागू होता है। अच्छा। हवाई जहाज से तेल ले जाना आर्थिक रूप से पूरी तरह से असंभव है, अव्यावहारिक है। बहुत महंगा पड़ता होगा। बहुत ज्यादा। एक विशाल सुपर टैंकर जितना तेल एक बार में ले जाता है ना, उतना तेल ले जाने के लिए हजारों फ्लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। ओहो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जहां तक वैकल्पिक रास्तों की बात है, तो कुछ पाइपलाइंस हैं वहां पर, लेकिन उनकी क्षमता बहुत सीमित है। इसीलिए जहाजों का कोई दूसरा किफायती विकल्प है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वो कैसे? देखिए, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जो भू राजनीतिक तनाव चलता रहता है, उसका सीधा असर इस जल मार्ग पर पड़ता है। मतलब जब भी उस इलाके में कोई मिसाइल दागी जाती है या कोई कूटनीतिक विवाद होता है, तो उसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ता है। एग्जैक्टली। जैसे ही उस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है ना, मर्चेंट जहाजों पर हमले का खतरा मंडराने लगता है। राइट। और इस खतरे के कारण ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां उन जहाजों का बीमा प्रीमियम रातों रात आसमान पर पहुंचा देती हैं। और वो बढ़ा हुआ खर्च शिपिंग कंपनी तो अपनी जेब से देगी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो खर्च अंततः पेट्रोल और डीजल की कीमतों के रूप में हम और आप जैसी आम जनता को चुकाना पड़ता है। अरे बाप ले। यही वो मैकेनिज्म है जिसके कारण हॉर्मोज को वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है। ऊर्जा के इस संवेदनशील धड़कन से निकलकर अब एक ऐसे प्राकृतिक जलमार्ग की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम ही अपने आप में काफी खौफनाक है। बाबल मंडेब। हाँ, बाब-अल मंडेब। अरबी भाषा में इसका अर्थ है आंसुओं का द्वार या गेट ऑफ टीयर्स। बहुत ही दिलचस्प नाम है। भौगोलिक रूप से ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। बिल्कुल। साथ ही ये यमन को जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है। तो क्या इस जगह का नाम सिर्फ किसी पुरानी किंवदंती पर आधारित है, या इसका आज की जो सिचुएशन है उससे भी कोई गहरा नाता है? ऐतिहासिक रूप से तो इसका नाम आंसुओं का द्वार इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पानी की तेज धाराएं और खतरनाक हवाएं चला करती थीं। अच्छा, तो नेविगेशन मुश्किल होता होगा। हाँ, जिसकी वजह से पुराने जमाने में अनगिनत नाविकों की जान यहाँ जाती थी। ये एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को विभाजित करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलमार्ग है। लेकिन दुर्भाग्य से आज के जो जियोपॉलिटिकल परिदृश्य है ना, उसमें भी ये नाम पूरी तरह सटीक साबित हो रहा है। आप लाल सागर संकट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। लाल सागर का संकट, जिसे हम रेड सी क्राइसिस के नाम से सुन रहे हैं, उसने इस क्षेत्र को सच में फिर से आंसुओं का द्वार बना दिया है। इस लाल सागर संकट का असर तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर साफ दिख रहा है। यमन के जो हूती विद्रोही हैं, उनका जो एंगल इसमें जुड़ा है, उसने तो पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को डरा कर रख दिया है। सही कहा आपने। इस संकट के पीछे का कारण समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी। हो क्या रहा है कि हूती विद्रोही वाणिज्यिक मालवाहक जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक विशाल कंटेनर शिप को पूरी तरह से डुबाना इतना आसान नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन उसे सिर्फ डैमेज कर देना या उसके चालक दल के अंदर खौफ पैदा कर देना ही काफी होता है। मतलब डर का माहौल बना दिया। एग्जैक्टली। इस खौफ का नतीजा ये हुआ कि दुनिया की बड़ी-बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाजों को भेजना ही बंद कर दिया। ये तो बहुत बड़ा डिसरप्शन है। बहुत बड़ा। इस खतरे से निपटने और समुद्र में नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुराष्ट्रीय ताकतों द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन भी लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसके बारे में एग्जाम्स में अक्सर पूछा जा सकता है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि एक क्षेत्रीय अस्थिरता कैसे एक पल में वैश्विक आर्थिक झटके में बदल जाती है। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। वो क्या? अगर बाबुल मंडेब का रास्ता असुरक्षित हो जाता है, तो इसका सीधा असर हमारे अगले चोक पॉइंट पर पड़ता है, जो कि एक मानव निर्मित चमत्कार है, सुएज नहर। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्योंकि अगर जहाज लाल सागर में ही नहीं घुसेंगे, तो वो सुएज नहर तक कैसे पहुंचेंगे? एकदम लॉजिकल बात है। तो चलिए इस नहर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। हाँ, 1869 में जब इसे खोला गया था, तो इसने यूरोप से एशिया के बीच की दूरी को लगभग 8900 किलोमीटर कम कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। वरना जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ता था। और हाँ, 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था। इस नहर की इंजीनियरिंग अपने आप में बेहद खास है। वो कैसे? देखिए,
स्वेज नहर एक सी लेवल कैनाल है, यानी इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। अच्छा, मतलब पानी का लेवल बराबर रहता है। बिल्कुल। भूमध्य सागर और लाल सागर का जलस्तर लगभग समान होने के कारण इसे सीधे जमीन काटकर बनाया गया था। ओहो, लेकिन आपने जो बात कही ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर और बाब आल-मंडेब एक ही हाईवे के दो टोल बूथ की तरह हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। तो जब हूती विद्रोहियों के हमलों के डर से जहाजों ने लाल सागर का रास्ता छोड़ा, तो स्वेज नहर अचानक से सूनी होने लगी। और इसका सीधा आर्थिक प्रभाव तो मिस्र पे पड़ रहा होगा, इजिप्ट पर, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तो इस नहर के टोल टैक्स पर काफी हद तक निर्भर करती है। बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। मिस्र के राजस्व में भारी गिरावट आई है। जहाज अब फिर से अफ्रीका का वो लंबा चक्कर लगा रहे हैं, जिससे यात्रा में हफ्तों का अतिरिक्त समय लग रहा है। और ईंधन भी तो ज्यादा चल रहा होगा। लाखों डॉलर का अतिरिक्त ईंधन जल रहा है। और स्वेज नहर की संवेदनशीलता को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो रीसेंट घटना 2021 की उस घटना को याद करें, जब एवर गिवन नाम का एक विशालकाय कार्गो जहाज तेज हवाओं के कारण नहर में तिरछा होकर फंस गया था। वो घटना तो पूरी दुनिया के लिए एक तमाचा बन गई थी। हर न्यूज चैनल पर बस वही दिख रहा था। लेकिन वो सिर्फ एक तमाशा नहीं था, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का ना एक तरह से हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक? जी। उस एक जहाज के फंसने से नहर के दोनों तरफ सैकड़ों जहाजों का ट्रैफिक जाम लग गया था। बाप रे। हर गुजरते दिन के साथ दुनिया भर के व्यापार को 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था। माय गॉड, 9 से 10 अरब डॉलर रोज का। हाँ, ये घटना दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल थी कि आधुनिक दुनिया का जो जस्ट इन टाइम डिलीवरी मॉडल है, वो इन चोक पॉइंट्स पर कितनी खतरनाक हद तक निर्भर करता है। एक जहाज का एक्सीडेंट इतनी तबाही मचा सकता है, ये वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई दुर्घटना ना हो, बल्कि कोई देश जानबूझकर किसी जलमार्ग को ब्लॉक कर दे? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। इसी सवाल के साथ हम चलते हैं दुनिया के सबसे लंबे चोक पॉइंट की तरफ, मलक्का जलडमरूमथ। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जी। ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा एक प्राकृतिक जलमार्ग है। ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर यानी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और ये मलय प्रायद्वीप, जिसमें मलेशिया और सिंगापुर आते हैं, उसको इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है ना? बिल्कुल। ये रास्ता एशिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अच्छा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों का लगभग सारा ऊर्जा आयात इसी मार्ग से होता है। सारा तेल यहीं से जाता है। जी हाँ। अगर चीन के नजरिए से देखें तो यहाँ एक जियोपॉलिटिकल सिद्धांत काम करता है, जिसे मलक्का दुविधा या मलक्का डिलेमा कहा जाता है। मलक्का डिलेमा? हाँ, चीन का लगभग 70 से 80% तेल आयात इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। तो मतलब चीन के पास पैसा और सेना तो बहुत है, लेकिन उसके विकास का जो मेन हाईवे है वो किसी और के कंट्रोल में है। ये दुविधा आखिर है क्या? चीन का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भविष्य में कभी अमेरिका, भारत या किसी अन्य वैश्विक शक्ति के साथ युद्ध या भारी तनाव की स्थिति बनती है ना, तो मलक्का जलडमरूमथ को नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है। नेवल ब्लॉकेड लगा के। एग्जैक्टली। और इसमें भारत की स्थिति यहाँ बेहद मजबूत है। वो कैसे? क्योंकि भारत के जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, वो बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित हैं। अरे हाँ, एकदम गेटवे पर। बिल्कुल। ये भारत को एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देता है। अगर मलक्का ब्लॉक हो गया ना, तो चीन के पास अपने उद्योगों और सेनाओं को चलाने के लिए बस कुछ ही हफ्तों का तेल बचेगा। तो इस मलक्का दुविधा से बचने के लिए चीन क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठा होगा। यहीं पर चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक जैसी परियोजनाएं तस्वीर में आती हैं। अच्छा, तो उनका ये कनेक्शन है। जी। चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का विकास इसीलिए तो कर रहा है, ताकि मध्य पूर्व से आने वाला तेल समुद्र के रास्ते मलक्का तक जाने के बजाय सीधे पाकिस्तान में उतर जाए। हाँ, सीधे ग्वादर बंदरगाह पर उतरें और वहां से वो तेल पाइपलाइनों और हाईवे के जरिए जमीन के रास्ते सीधे पश्चिमी चीन तक पहुंच जाए। मास्टर स्ट्रोक है तो एक तरह से। बिल्कुल। इस तरह वो मलक्का स्ट्रेट और अंडमान में मौजूद जो हमारी भारतीय नौसेना है, उसको पूरी तरह से बाईपास कर सकता है। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक देश का जो भूगोल है ना,
वो दूसरे देश की विदेश नीति और खरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जन्म देता है। एशिया की इस रणनीतिक बिसात से निकलकर ना अब हम अमेरिका की तरफ चलते हैं। चलिए। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जहां भूगोल और जलवायु आपस में टकरा रहे हैं। बात हो रही है पनामा नहर की। पनामा कनाल, जो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। पनामा के इस्थमस को काटकर बनाई गई ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। लेकिन स्वेज नहर के विपरीत ये कोई सीधी या सपाट नहर नहीं है। इसमें लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो जहाज़ों को पानी की सीढ़ियों से पहाड़ों के ऊपर ले जाता है और फिर दूसरी तरफ नीचे उतारता है। हाँ। ये इंजीनियरिंग काम कैसे करती है और इसे इस तरह बनाया ही क्यों गया? इससे सीधे तौर पर इसलिए नहीं काटा जा सका क्योंकि पनामा का जो भूभाग है ना, वो बहुत पहाड़ी है। अच्छा। और दोनों महासागरों के स्तर में भी थोड़ा अंतर है। तो ये जो लॉक सिस्टम है, ये एक प्रकार का वाटर एलिवेटर या पानी की लिफ्ट की तरह काम करता है। पानी की लिफ्ट? हाँ। होता क्या है कि जहाज एक लॉक या चैम्बर में प्रवेश करता है, फिर उसमें पानी भरा जाता है, जिससे जहाज का लेवल ऊपर उठता है और वो समुद्र तल से लगभग 26 मीटर ऊपर स्थित गैटून झील तक पहुंच जाता है। 26 मीटर ऊपर? जी। फिर झील पार करने के बाद दूसरे लॉक्स के जरिए जहाज का पानी निकालकर उसे वापस समुद्र के स्तर पर ले आया जाता है। ये तो इंजीनियरिंग का कोई मास्टरपीस लग रहा है। मास्टरपीस तो है, लेकिन इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है जो अब दुनिया के सामने आ रही है। और वो कमजोरी क्या है? क्या इसका संबंध पानी से ही है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर नहर में पानी कम हो जाए तो वो सीधे समंदर का पानी क्यों नहीं पंप कर लेते? बगल में ही तो समंदर है। हाँ। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन समंदर का खारा पानी पंप नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे गटून झील और पनामा का जो पूरा मीठे पानी का इकोसिस्टम है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। ओहो। गटून झील से ही पनामा के लाखों लोगों को पीने का पानी भी मिलता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए लॉक सिस्टम को काम करने के लिए भारी मात्रा में बारिश के मीठे पानी की जरूरत होती है। अब समझ में आया। और यहीं पर जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखाता है। 2023-24 में अल नीनो के प्रभाव के कारण पनामा में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश ही नहीं हुई? बिल्कुल, बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से गटून झील का जो जल स्तर था वो ऐतिहासिक रूप से काफी नीचे चला गया। और पानी कम होने का सीधा मतलब ये है कि नहर के उन लॉक्स में पर्याप्त पानी नहीं भर पाएगा, जिससे भारी भरकम जहाज ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एग्जैक्टली। इसी वजह से जो नहर प्राधिकरण है, उनको मजबूरन जहाजों की आवाजाही की संख्या में भारी कटौती करनी पड़ी। मतलब ट्रैफिक कम कर दिया गया। हाँ, जहाजों को अपना वजन कम करना पड़ा, अपना कार्गो दूसरे जहाजों में शिफ्ट करना पड़ा और नहर पार करने के लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा। ये इस बात का एक कठोर सबक है कि इंसान चाहे कितनी भी शानदार इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन अंत में प्रकृति और जलवायु हमारे बनाए हुए चमत्कारों पर हावी हो ही जाती है। प्रकृति की इस ताकत से आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे जल डमरू मध्य की बात करते हैं जो पूरी तरह से कूटनीति, संधियों और युद्ध के नियमों से बंधा हुआ है। आप टर्किश स्ट्रेट्स की बात कर रही हैं? बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं तुर्की जल डमरू मध्य की, जिसमें मुख्य रूप से बोस्पोरस और डार्डनेल्स शामिल हैं। अगर नक्शे पर इनकी स्थिति स्पष्ट की जाए ना, तो बोस्फोरस काला सागर यानी ब्लैक सी को मरमरा सागर से जोड़ता है। सही। और डार्डनेल्स मरमरा सागर को एजियन या भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये जो जलमार्ग हैं, ये यूरोपीय तुर्की और एशियाई तुर्की को अलग करते हैं। एकदम सही। और जो मशहूर शहर इस्तांबुल है, वो इसी बोस्पोरस के किनारे बसा है, जो अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए दुनिया का सबसे संकरा जल डमरू मध्य है। ये क्षेत्र ना जियोपॉलिटिक्स का एक क्लासिक चेक पॉइंट है। अच्छा। हाँ, अगर काला सागर की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे देशों के लिए खुले महासागर में जाने का एकमात्र रास्ता यही तुर्की जल डमरू मध्य है। मतलब और कोई एग्जिट है ही नहीं? कोई एग्जिट नहीं है। रूस के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति है और जिसका अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है, ये मार्ग तो जीवन मरण का सवाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुर्की इस पूरे क्षेत्र का बाउंसर है? बाउंसर? हाँ, जो ये तय करता है कि काला सागर के क्लब में कौन सा जहाज अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। ये बाउंसर वाली एनोलॉजी ना स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है ना? लेकिन ये बाउंसर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। वो एक नियम पुस्तिका से बंधा हुआ है। अच्छा, वो नियम क्या है? उस नियम पुस्तिका का नाम है 1936 का मॉन्ट्रो कन्वेंशन। मॉन्ट्रो कन्वेंशन? जी।
इस संधि के तहत शांति के समय में तो वाणिज्यिक जहाज यहां से आजादी से गुजर सकते हैं। ठीक है। लेकिन युद्ध के समय या जब तुर्की को कोई खतरा महसूस हो तो वो युद्धपोतों के प्रवेश को पूरी तरह से नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकता है। मतलब वॉरशिप्स को रोक सकता है। बिल्कुल। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस कन्वेंशन का असली प्रभाव हमें देखने को मिला भी है। हाँ, न्यूज में काफी था ये। तुर्की ने इसी संधि का इस्तेमाल करते हुए काला सागर में युद्धपोतों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा युद्ध के दौरान जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसको बनाए रखने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया गया था, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। हाँ, जिससे अनाज बाहर जा सके। बिल्कुल, जिसमें यूक्रेन का अनाज दुनिया भर में पहुंचाया जाना था। उसके लिए भी यही बॉस्फोरस मार्ग सबसे महत्वपूर्ण था। ये दिखाता है कि कैसे एक संकरा जलमार्ग दो देशों के युद्ध के बीच पूरी दुनिया के खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने की ताकत रखता है। एकदम सही बात है। चलिए, इस विस्तृत चर्चा के बाद अब बारी है एक क्विक रिवीजन की। श्योर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से कुछ और महत्वपूर्ण जलडमरू मध्यों को तेजी से कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और ये स्पेन, जो कि यूरोप में है, उसको मोरक्को, जो कि अफ्रीका में है, उससे अलग करता है। इसके बारे में एक दिलचस्प और याद रखने वाला तथ्य ये है कि ये यूरोप और अफ्रीका को इतना करीब ले आता है कि साफ मौसम में स्पेन के तट पर खड़े होकर मोरक्को के पहाड़ों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अरे वाह! हाँ, ये सिर्फ 14 किलोमीटर चौड़ा है। वाकई कमाल की बात है। अगला है हमारे भारत के संदर्भ में पाक जलडमरू मध्य, यानी पाल्क स्ट्रेट। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है। क्या? इसका नाम पाक सुनकर लोग सोचते हैं कि ये पाकिस्तान से जुड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ओहो। ये ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास के जो गवर्नर रहे थे, रॉबर्ट पाल्क, उनके नाम पर रखा गया है। अच्छा जी। ये क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर राम सेतु के संदर्भ में। ये एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण था। इसके बाद है बेरिंग जलडमरू मध्य। ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। बिल्कुल। और ये रूस को अमेरिका के अलास्का से अलग करता है। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में दो बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। वो क्या? पहला, सर्दियों में जब ये पूरी तरह जम जाता है ना, तो सैद्धांतिक रूप से आप रूस से चलकर अमेरिका तक जा सकते हैं। मतलब बर्फ के ऊपर चलकर? हाँ। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन इसी जलडमरू मध्य के बीच से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इस स्ट्रेट के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो वस्तुतः समय में आगे या पीछे चला जाता है। समय यात्रा का ये अनुभव सच में अद्भुत है। और इस क्विक रिवीजन का आखिरी नाम है मगेलन जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन। हाँ, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर दक्षिणी चिली में स्थित है। पनामा नहर बनने से पहले जहाजों को इसी रास्ते से जाना पड़ता था। ये रास्ता अपने खतरनाक तूफानों के लिए जाना जाता है। अच्छा। जब पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने इन तूफानी रास्तों को पार करके एक विशाल और बेहद शांत महासागर को देखा ना, तो उन्होंने उस शांति के कारण उसका नाम पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर रखा था। तो ये था प्रमुख जलडमरू मध्यों का त्वरित रिवीजन। अब जैसा कि हमारी चर्चाओं में हमेशा होता है, समय है 1 मिनट के मास्टर एनालिसिस का। जी। तो इस पूरी चर्चा का अंतिम निष्कर्ष और सार क्या निकलता है? अगर इस पूरे मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स को एक सूत्र में पिरोया जाए ना, तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया के नक्शे पर मौजूद ये संकरे समुद्री रास्ते सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये एक वैश्विक नर्वस सिस्टम की तरह है। नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही कहा। हमने इस बात का गहराई से विश्लेषण किया कि कैसे पनामा में पड़ा एक सूखा या लाल सागर में एक विद्रोही गुट का ड्रोन हमला कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को पंगु बना सकता है और हर जगह महंगाई बढ़ा सकता है। और मलक्का वाला पॉइंट भी। हाँ, मलक्का स्टेट का उदाहरण दिखाता है कि ये रास्ते देशों की विदेश नीति और रक्षा बजट तक तय करते हैं। राइट। तो इसलिए जब भी इन चोक पॉइंट्स का अध्ययन किया जाए तो इन्हें सिर्फ अक्षांश और देशांतर की तरह नहीं देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए? इन्हें वैश्विक राजनीति, अर्थशास्त्र और जलवायु परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली बैरोमीटर की तरह देखा जाना चाहिए। ये एक बहुत ही सटीक और व्यापक नजरिया है। ये चोक पॉइंट्स दुनिया की कमजोर नसों की तरह हैं, जिन पर थोड़ा सा भी दबाव पूरी दुनिया को दर्द दे सकता है। एकदम सही बात है।
अब आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक बेहद दिलचस्प परिदृश्य छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। ये सोचने वाली बात है कि अगर भविष्य में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर की बर्फ पूरी तरह पिघल जाए और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर व्यापार का कोई नया छोटा समुद्री रास्ता हमेशा के लिए खुल जाए, तो क्या होगा? ये तो गेम चेंजर हो जाएगा। बिल्कुल। क्या पनामा और स्वेज जैसी मौजूदा नहरों का व्यापारिक दबदबा खत्म हो जाएगा? क्या मलक्का जैसे जलडमरू नदियों का जो रणनीतिक महत्व है वो कम हो जाएगा? सोचने वाली बात है। क्या दुनिया का पूरा भू राजनैतिक केंद्र ही शिफ्ट हो जाएगा? इस कूटनीतिक और भौगोलिक सवाल पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आज देखा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन और क्विक रिवीजन राह को बहुत आसान कर सकता है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा की PDF मुफ्त में डाउनलोड करने और RAS व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही टॉप क्वालिटी स्मार्ट नोट्स पाने के लिए अभी जुड़े हमारे YouTube और Telegram चैनल RAS एग्जाम प्रेप से। सुनने के लिए धन्यवाद।